जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 20 जनवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा विदर्भ ने। तो विदर्भ की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो 2025-26 में इसका 33वां संस्करण आयोजित किया गया था 24 दिसंबर से 18 जनवरी 2026 तक। इसका आयोजक कौन था? बीसीसीआई। और ये लिस्ट ए क्रिकेट था, 50 ओवर का मैच होता था। इसमें 38 टीमें शामिल हुई थी। विदर्भ विजेता रहा है और विदर्भ की टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है। उप विजेता सौराष्ट्र रहा है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज अमन मोखड़े रहे हैं, जो कि विदर्भ की टीम के थे। इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 814 रन बनाए हैं। सबसे अधिक विकेट अंकुर पवार ने लिए हैं सौराष्ट्र की तरफ से। इन्होंने 25 विकेट हासिल किए हैं। 2024-25 की ट्रॉफी किसने जीती थी? तो ये कर्नाटक ने जीती थी। विजय हजारे ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2002-03 से हुई थी। विजय हजारे ट्रॉफी भारत की प्रमुख लिस्ट ए क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसे बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी की सभी 38 टीमों के बीच खेला जाता है और इसका नाम भारत के महान बल्लेबाज विजय हजारे के सम्मान में रखा गया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 को विदर्भ ने जीता था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को झारखंड ने, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को भारत ने जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने, पहला ब्लाइंड महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है। एशिया कप क्रिकेट जीता है भारत ने 2025 वाला। जूनियर एशिया कप हॉकी 2025 भारत ने जीता है। मेंस हॉकी विश्व कप 2025 जर्मनी ने, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप 2025 भारत ने जीता है। योवेरी मुसेवेनी किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा युगांडा। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है युगांडा, तो उसके 7वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? योवेरी मुसेवेनी। तो वहां पर अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें मुसेवेनी ने 71.65% वोट हासिल किए हैं। इस प्रकार से वो 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं और वो 1986 में युगांडा के राष्ट्रपति बने थे, इस बात को आप याद रखिएगा। युगांडा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं और यहाँ पर स्थित है युगांडा। युगांडा पूर्वी अफ्रीका का एक भू आवेष्टित देश है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है। कंपाला इसकी राजधानी है। इसकी सीमा केन्या, तंजानिया, रवांडा, साउथ सूडान और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य देश से लगती है। यहाँ पर एक झील है विक्टोरिया झील। तो दोस्तों विक्टोरिया झील की जो सीमा है वो तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील ये सभी झीलें युगांडा में है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रेज बाबिस और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची। बोलिविया के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज पेरेरा। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहार स्टोर। गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्न विराकुल। लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री इंगा रुगिनिएने। पद्म पानी पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा इलैया राजा को। तो दोस्तों भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं इलैया राजा, तो उन्हें पद्म पानी पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। और आपको याद रखना है कि इलैया राजा को ये जो पुरस्कार दिया गया है यह अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान प्रदान किया जाएगा और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में
छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा, यानी महाराष्ट्र में इसका आयोजन होगा। तो इसी दौरान इलैयाराजा को पद्म पाणि पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, जो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि जो NDRF है इसका स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। दोस्तों, NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। NDRF की स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी, यानी कि अधिनियम आया था 2005 में, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी और 2025 में इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, जब हमारे देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसे समय पर कौन हमें मदद पहुंचाता है? NDRF। ठीक है, तो बाढ़, भूकंप, चक्रवात या कोई औद्योगिक दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में राहत और बचाव कार्य किसके द्वारा चलाया जाता है? NDRF के द्वारा। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। दोस्तों, जनवरी माह के इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और DRDO का स्थापना दिवस, 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर और 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। टेलीमेस्टिक विकास केंद्र या C.DOT को स्कॉच पुरस्कार 2025 किस परियोजना के लिए मिला है? आंसर हो जाएगा सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। तो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए C.DOT को स्कॉच पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्कॉच पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो C.DOT को प्रदान किया गया है। तो C.DOT को टेलीमेस्टिक विकास केंद्र भी बोला जाता है। तो इसी को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। दोस्तों, अभी 104वां स्कॉच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसी दौरान C.DOT को ये अवार्ड मिला है। और ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसकी थीम क्या थी? संसाधन विकसित भारत। अगर हम टेलीमेस्टिक विकास केंद्र या C.DOT की बात करें तो यह भारत सरकार का प्रमुख दूर संचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। 5G, 4G, AI और IoT जैसी स्वदेशी तकनीकों के विकास का काम इसका होता है। तो याद रखना है आपको कि 2024 का 14वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड और EL सीना डेफिनोवेशन अवार्ड 2024 C.DOT को ही मिला था। तो ये अवार्ड भी आप नोट कर सकते हैं 2024 वाले। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड एक बार रिवाइज करते हैं। तो PV नरसिम्हा राव पुरस्कार 2025 मनमोहन सिंह को दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा। संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य और शांति के लिए डॉक्टर एडेमोला एडेनेले को दिया गया है, जो कि नाइजीरिया के हैं। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार इसरो के प्रमुख डॉक्टर V नारायणन को। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी शाह और कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया था धर्मेंद्र प्रधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? 2030 तक। तो SBI ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया है कि भारत 2030 तक
उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा और 2030 तक भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 4000 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी और भारत विश्व बैंक के वर्गीकरण में चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों की श्रेणी में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, विश्व बैंक के वर्गीकरण को अगर हम देखें तो निम्न आय वाले देश कौन होते हैं? जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 1135 से कम होती है, 1135 डॉलर से कम होती है, तो वो निम्न आय वाले देश होते हैं। निम्न मध्यम आय वाले देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1100 डॉलर से लेकर के 4400 डॉलर के आसपास तक होती है। उच्च मध्यम आय वाले जो देश होते हैं उसकी प्रति व्यक्ति आय 4400 डॉलर से लेकर 13000 डॉलर के आसपास तक होती है और उच्च मध्यम आय वाले देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 13846 डॉलर से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसके अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा पर आए थे 19 जनवरी को। ठीक है, वह इनकी आधिकारिक यात्रा थी। मोदी जी से उन्होंने मुलाकात की है और इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए चर्चा की गई है। इसके अलावा दोस्तों, मोदी जी और जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई है और पारस्परिक हितों से जुड़े हुए क्षेत्रों जैसे व्यापार, ऊर्जा, निवेश, रक्षा और तकनीकी पर सहयोग बढ़ाने की भी संभावना जताई गई है। बात करें अगर हम यूएई की तो इसे संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात बोला जाता है और इसकी राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यूएई दिरहम इसकी करेंसी है। पड़ोसी देशों की बात करें तो सऊदी अरब, ओमान, कतर, ईरान और ईरान से इसकी समुद्री सीमा लगती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 किस राज्य की विधानसभा में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो हर साल अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित होता है। जैसे पिछले बार बिहार विधानसभा में हुआ था, इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 19 जनवरी से लेकर के और 21 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो पीठासीन अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, जैसे विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सभी इसमें शामिल हुए हैं। इसका उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। इस सम्मेलन का उद्देश्य है विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं पर चर्चा करना, सदन के संचालन और सुशासन को बेहतर बनाने पर विचार व्यक्त करना, पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये सभी इस सम्मेलन के विषय है। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में हुआ था 2025 में। G20 शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में। G7 शिखर सम्मेलन अल्बर्टी कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन द हैग नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चाइना में और COP30 बेलेम ब्राजील में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किस जिले में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा हुगली। तो पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और यहीं से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी शुरू किया है। आपको याद रखना है कि कोलकाता से दिल्ली, बनारस और तमिलनाडु के तांबरम को जोड़ने वाली 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा
बालागढ़ बंदरगाह द्वार प्रणाली की आधारशिला भी रखी है। कोलकाता में इलेक्ट्रिक कैटामरान का शुभारंभ भी किया है। तो ये कुछ परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे गाजा में स्थायी शांति के लिए गठित शांति बोर्ड यानी पीस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। तो ट्रंप ने मोदी जी से ये कहा है कि गाजा में स्थायी शांति के लिए जो एक पीस बोर्ड बनाया गया है उसमें आप शामिल हो जाओ। तो इसका निमंत्रण दिया है हाल ही में ट्रंप ने। और दोस्तों, ये जो पीस बोर्ड बना है इसका उद्देश्य है गाजा क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। और गाजा आपको पता ही है कहाँ है, ये इजराइल के पास है और यहीं पर हमास नामक संगठन है। तो इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी समय से यहाँ पर युद्ध हो रहा है। दोस्तों, ये जो गाजा में स्थायी शांति के लिए पीस बोर्ड बनाया गया है, ये पहल किसकी है? ट्रंप की पहल है। इसमें अजय बंगा जी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्हें भी इस ग्रुप का हिस्सा बनाया गया है। अब मोदी जी को भी बोला जा रहा है कि इसका हिस्सा बन जाओ। तो इस प्रकार से हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर लुसेंट जी के फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है लुसेंट 500। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस कोर्स पर आपको क्या फ्री मिलेगा? 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का टेस्ट और 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। कॉम्बो पैक भी आपको ऐप पर मिलेगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ई बुक मिल जाएगी और मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, सभी ई बुक आपको यहाँ पर मिलेगी। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। ये राजा गुप्ता सर का बैच है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर 900, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। जीके जीएस कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? असम। पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। दूसरा, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? हावड़ा गुवाहाटी। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है? दावोस। भारत जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ आयोजित किया गया है? मालदीव। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है? ईरान। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश कौन बना है? भारत। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम मरुस्थल डिस्कस करेंगे, जैसे अंटार्कटिका मरुस्थल अंटार्कटिका में, आर्कटिक मरुस्थल उत्तरी ध्रुव में, सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में, अरब का रेगिस्तान अरब प्रायद्वीप में, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना साउथ अफ्रीका नामीबिया, ग्रेट वेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, सीरियाई मरुस्थल सीरिया जॉर्डन, चिहुआ हुआन अमेरिका और मैक्सिको, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेजर्ट हैं, इनको आप नोट कर लें। इसके अलावा काराकुम तुर्कमेनिस्तान, शोमोरन अमेरिका और मैक्सिको, कजिलकुम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तकला मकान रेगिस्तान चाइना में है। तो ये डेजर्ट आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था नई दिल्ली। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नई दिल्ली बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, यूएई की राजधानी कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज, बहुत सारी PDF ई बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। और दोस्तों, ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप 4000 से अधिक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के।